हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बहुत ही शानदार तरीके से, ज़बरदस्त जिंदाबाद तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। खतरनाक चलनी चाहिए, ज़बरदस्त चलनी चाहिए और लगातार तरीके से प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। क्योंकि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि 2024 के अंतर्गत नौकरी लेकर के मानेंगे। अब ठान लिया है कि अपने हालात को बदल करके मानेंगे। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके के अंतर्गत और इसके साथ साथ में नए राजस्थान के अंतर्गत आपका स्वागत करता हूं। क्योंकि राजस्थान अब नया क्यों बोला है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। बहुत सारे बदलाव हुए हैं यहाँ पर के राजनीतिक दृष्टि से, भौगोलिक सीमा की दृष्टि से भी राजस्थान में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। और इनके अंतर्गत जो नए जिले बने हैं, नवीन आंकड़ों के अनुसार नए जिले बने हैं, संभाग बने हैं, उनकी सीमा में चेंजेस हुए हैं, उनको हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आज की यह क्लास नवीन 50 जिलों पर आधारित क्लास रहने वाली है। यह भूगोल है, ये नवीन भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो राजस्थान का नवीन राजस्थान के अंतर्गत जो भी चेंजेस आए हैं, परिवर्तन आए हैं, जितने भी जो काम हुए हैं, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान का जो स्वरूप है। तो हमने जो हमारा लोगो है इसको ही हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो राजस्थान का क्या है, यह है जो स्वरूप है राजस्थान का, और यह है राजस्थानी प्रेजेंट टाइम में ऐसा दिख रहा है। तो ये राजस्थान ऐसा शुरू से ही हजारों लाखों वर्ष पहले, क्या पहले राजस्थान ऐसा ही था? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, किस प्रकार से हुई थी, उसको अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस राजस्थान की जो ये आकृति है, यह राजस्थान ऐसी आकृति में कैसे आया था, किन हालातों, किन परिस्थितियों और कितने लंबे समय के बाद में ये राजस्थान इस प्रकार से हमें देखने को मिला है, इसके बारे में हम अभी अभी डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, पहले तो हम देख लेते हैं इसकी स्थिति प्रेजेंट टाइम में भारत के अंतर्गत कैसी है। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का जो हमें वर्तमान में जो स्वरूप देखने को मिलता है, राजस्थान का जो आपको सामने दिख रहा होगा लोगों के अंतर्गत किस प्रकार से इसका स्वरूप है, इसका जो ये स्वरूप है जो हमें दिख रहा है राजस्थान का, ये स्वरूप है जो, तो ये जो स्वरूप है प्रेजेंट टाइम का है। प्राचीन समय में यह स्वरूप कैसा था, कैसे ये भूमि का निर्माण हुआ था, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। कि जो राजस्थान है यह किस कंट्री के अंतर्गत आता है, तो यह आता है भारत के अंतर्गत। भारत का एक राज्य है राजस्थान, और भारत है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और एशिया जो महाद्वीप है ये वर्ल्ड विश्व के नक्शे के अंतर्गत आता है। तो जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी कैसी रहने वाली है हमारी, तो पृथ्वी है हमारी गोल। कैसी है पृथ्वी हमारी, तो पृथ्वी है गोल। कैसी है पृथ्वी, गोल रहने वाली है पृथ्वी हमारी। तो पृथ्वी जो गोल है, यह गोल पृथ्वी के अंतर्गत क्या हो जाएगा अपन का, कि राजस्थान है, तो राजस्थान के गोल पृथ्वी थी, तो इसके अंतर्गत ये जो पोर्शन हो जाएगा, तो ये है 29%। कितना परसेंट हो जाएगा, 29% होता है। तो ये पूरी पृथ्वी के अंतर्गत 29% में क्या थे, महाद्वीप थे। क्या थे, मतलब जमीन थी, मतलब स्थल था, तो उनको क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं, जहां पर प्राणी रह सकते हैं। वह जमीन कितनी थी, तो 29% थी टोटल। ठीक है, इसके अलावा 71% क्या था, तो 71% था जल। क्या था, 71% था जल। किसके अंतर्गत, पूरे विश्व के अंतर्गत क्या था, 71% जल था। ठीक है, इसके अलावा 29% तो क्या थी, तो 29% था भूमि और 71% था जल। तो 71% जो जल था, जो पूरी भूमि घिरी हुई थी 71% जल से और 29% महाद्वीपों से। तो जो भूमि वाला भाग है उसे बोलते हैं महाद्वीप, और जो जल वाला भाग है वो होता है महासागर। क्या होता है, महासागर होता है। और महाद्वीपों को अंतर्गत जो क्या होता है, महाद्वीप और महाद्वीपों को अल्फ्रेड वेगनर, एक भूगोल जर्मनी के जलवायु वेदता हुए हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर, और अल्फ्रेड वेगनर को के द्वारा इसको किसकी संज्ञा दी जाती है, तो इसे कहा जाता है पेंजिया। क्या कहा जाता है, पेंजिया कहा जाता है किसको, महाद्वीप वाले भाग को। तो 29% था महाद्वीप, और महाद्वीप वाले भाग को क्या कहा गया है, पेंजिया कहा गया है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। इसके अलावा जो जल वाला भाग था, तो जल वाले भाग के अंतर्गत क्या आते हैं, महासागर। तो महासागर आते हैं जल वाले भाग के अंतर्गत, और महासागर आते हैं, तो इसको कहा गया है पेंथलासा। क्या कहा गया है, पेंथलासा कहा गया है किस वाले भाग को, महासागर वाले भाग को। ठीक है, जो ये है, ये क्या हुआ था, जो पेंजिया है ये पहले एक ही ग्रुप में था पूरा। पेंजिया या महाद्वीप थे, तो ये जुड़े हुए थे, सब एक ग्रुप के अंतर्गत थे। लेकिन क्या हुआ था कि जमीन में उत्तल पृथ्वी के अंतर्गत परिवर्तन हुए, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, ज्वार भाटा, समुद्र में जो ज्वार भाटा था उनकी वजह से क्या हुआ था, इसमें समय समय पर पृथ्वी के अंतर्गत क्या हुए थे, इनकी जो चट्टाने हैं, नीचे प्लेट हैं, उनके अंतर्गत भी क्या हलचल की वजह से समय समय पर पृथ्वी के अंतर्गत हुए थे परिवर्तन। और लंबे समय के परिवर्तन के बाद में हमें क्या हुआ था, जो ये क्या है, पेंजिया है, तो इस पेंजिया को अंतर्गत क्या होता है, पेंजिया में हो जाता है परिवर्तन। तो यह परिवर्तन किस प्रकार से होता है वो देख लेते हैं कि पेंजिया के अंतर्गत परिवर्तन किस प्रकार से हुआ था। तो जो पेंजिया है, इस पेंजिया के अंतर्गत क्या होता है कि जो
पेंजिया वाला 29% भाग था, तो ये क्या है, 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। 29% भाग भी क्या बढ़ जाता है, 2 टुकड़ों के अंतर्गत बढ़ जाता है, किसके, लंबे समय के बाद में। तो यह जो 2 टुकड़ों के अंतर्गत बढ़ा है, कौन बता है, पेंजिया। ठीक है, तो पेंजिया है, पेंजिया वाला भाग है, ये लंबे समय के बाद में कालांतर में पेंजिया के हो जाते हैं 2 भाग। क्या हो जाते हैं, 2 भाग हो जाते हैं। और इस 2 भाग के अंतर्गत क्या होता है, पेंजिया के अंतर्गत समस्त जो महाद्वीप है, जो भी अभी प्रेजेंट टाइम महाद्वीप है दिख रहे हैं आपको, जैसे कि हो जाएगा महाद्वीप कौन कौन से, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, ये सब जितने भी महाद्वीप दिख रहे हैं आपको, ये प्रेजेंट टाइम में एक थे। तो एक था, इसको कहा जाता था पेंजिया। अब पेंजिया में क्या लंबे समय के बाद परिवर्तनों से क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। तो ये जो पेंजिया है, इस पेंजिया के हो जाते हैं 2 पार्ट। क्या हो जाते हैं, 2 पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट होता है नॉर्थ वाला, उत्तरी वाला भाग, और दूसरे पार्ट को कहा जाता है साउथ वाला भाग। क्या कहा जाता है, साउथ भाग, एस भाग बोलते हैं साउथ भाग, जिसको बोलते हैं दक्षिणी भाग, और एन भाग हो जाता है नॉर्थ भाग, इसको बोलते हैं उत्तरी भाग। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 पार्टों में इसका क्या हो जाता है, डिवाइडेशन हो जाता है। जो उत्तरी भाग होता है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है क्या, अंगारा लैंड। क्या कहा जाता है, अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड कहा जाता है किसको, उत्तरी भाग को। इसके उत्तरी भाग को कहा गया था अंगारा लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड हो गया। इसके अलावा जो दक्षिणी भाग था, एस वाला जो भाग है दक्षिणी भाग, इसको क्या कहा गया था, तो गोंडवाना लैंड। क्या है, गोंडवाना लैंड नाम दिया गया है। गोंडवाना लैंड किसको दिया गया है, गोंडवाना लैंड तो दक्षिणी भाग को दिया गया है। तो दक्षिणी भाग हो जाएगा गोंडवाना लैंड, और उत्तरी भाग हो जाएगा अंगारा लैंड। और अंगारा जो लैंड है, इसको लॉरेंसिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉरेंसिया भी कहते हैं अंगारा लैंड को। इन जो 2 पार्टों में डिवाइडेशन करने का जो कार्य किया है, यह किसके द्वारा किया गया था, इसके अंतर्गत भर गए थे जल। क्या गया था, जल हो गया था। तो इसके अंतर्गत एक सागर का निर्माण हुआ था, जिसे बोलते हैं तैथिस सागर। क्या बोलते हैं, तैथिस सागर बोलते हैं। और तैथिस सागर है, और इस तैथिस सागर का जो निर्माण हुआ है, यह क्या हुआ था, कम गहरे और छिछले सागर के रूप में इसका निर्माण हुआ है। क्या हुआ है, कम गहरे और छिछले सागर के रूप में तैथिस सागर का निर्माण हुआ है। बल्कि ये वाला जो पोर्शन है, इधर वाले के जो पानी की जो क्षमता है, क्या होता है, ये गहरे हैं। इधर जो समुद्र हैं, ये क्या हैं, गहरे हैं। लेकिन जो तैथिस सागर वाला जो पोर्शन है, कौन सा वाला, तैथिस सागर वाला पोर्शन है, वो क्या है, कम गहरे और छिछले सागरों का निर्माण हुआ है। तो उसे बोलते हैं तैथिस सागर। ठीक है, ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच की भूमि है, जिसके क्या है, पानी भरा हुआ है, उसे बोलते हैं तैथिस सागर। ये क्या है, पेंजिया के अंतर्गत टुकड़े हुए हैं। पहले जो 29% जो महाद्वीप थे, पेंजिया कहा जाता था उन्हें, तो वो पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए थे, नॉर्थ भाग और एक हो गया साउथ भाग। ठीक है, नॉर्थ और साउथ के अंतर्गत इनके 2 टुकड़े हो गए थे। इसके अलावा देख लेते हैं कि जो ये है, ये होता है पेंजिया। क्या कहा गया है, पेंजिया। इस भाग को क्या कहा गया, तो पेंजिया कहा गया है इस भाग को। और पेंजिया के अलावा, और इसको कहा गया, इसको क्या कहा गया था, इसको कहा गया था पेंथालासा। ठीक है, तो पेंथालासा और पेंजिया, ये क्या एक ही भाग था पूरा पेंजिया। ये था 29% और ये कितना था, 71% भाग था। ठीक है, पूरी पृथ्वी के अंतर्गत पेंथालासा। इसके अलावा जो ये पेंजिया नाम है, ये किसके द्वारा दिया गया था, भूगोलवेत्ता हुए हैं अल्फ्रेड, कौन हुए हैं, अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा यह नाम दिया गया था। भूगोल, जर्मनी के भूगोलवेत्ता, ये कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी। जर्मनी, जर्मनी के क्या हैं, तो ये हो जाएंगे जलवायुवेत्ता। तो जर्मनी के जलवायुवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा यह इसको, इसके महासागरीय जो भाग था, इसको पेंजिया कहा गया था। क्या कहा गया था, पेंजिया कहा गया था। और पेंजिया है 29%, और पेंथालासा कहा गया है किसको, तो वो कहा गया है महासागर वाले भाग को, तो 71%। इसमें जो बाद में क्या हुआ था, इनके अंतर्गत जो उथल पुथल हुई थी, इनके अंतर्गत पृथ्वी के अंतर्गत और समुद्रों के अंतर्गत उथल पुथल हुई थी। और इसके अंतर्गत भूकंप और प्लेटों में, जो जमीन की प्लेट है, उनमें घर्षण हुआ था, इधर उधर हिलन डुलन की वजह से जो पेंजिया है, ये कितने भागों में, 2 भागों में बट गया था। कितने भागों में, 2 भागों में बट गया था। जिसके अंतर्गत एक तो हो जाएगा नॉर्थ भाग, एक हो जाएगा साउथ भाग। ठीक है, नॉर्थ और साउथ भाग में बट गया था। ठीक है, तो पेंजिया अपन किसको कहेंगे, तो पेंजिया की अपन जो नॉर्मल परिभाषा लिखेंगे, तो वो लिखेंगे जर्मनी, जर्मनी के जलवायु, तो जर्मनी के जलवायु वेत्ता, जर्मनी के जलवायु वेत्ता तो कौन थे, अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर हुए हैं, कौन हुए, अल्फ्रेड वेगनर हुए हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण क्या है, जो महासागर हैं, महाद्वीप हैं, तो कौन सा है, संपूर्ण स्थल जो भाग है, क्या है, स्थलीय भाग है, जिसे बोलते हैं संपूर्ण स्थलीय भाग। स्थलीय भाग कौन से, महाद्वीपों वाला,
स्थलीय भाग जिसे कहा गया है, क्या है कहा गया है, महाद्वीप वाला पोर्शन। तो महाद्वीप वाला जो भाग है, संपूर्ण स्थलीय भाग या महाद्वीप है, ये क्या है, आपस में जुड़े हुए थे। तो आपस में जुड़े हुए थे, आपस में। तो जर्मनी के जलवायु वेत्ता अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा संपूर्ण स्थलीय भाग जिसको बोलते हैं महाद्वीपीय आपस में जुड़े हुए थे, और इसी भाग को क्या कहा गया है, तो इसे कहा गया है पेंजिया। इसे पेंजिया कहा गया है। तो पेंजिया कहा गया है, तो इसे ही क्या कहा गया है, पेंजिया कहा गया है। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, एक तो क्या बनाना है आपको, कॉफी में क्या लिखना है, एक तो पृथ्वी बनाकर गोल, उसके अंदर का 29% वाला जो हमने पोर्शन दिखाया था ये बनाना है, जिसके अंदर का महाद्वीप को पेंजिया, महासागर को पेंथलासा कहा गया है। इसके अलावा पेंजिया की ये वाली आकृति बनानी है, पेंजिया के नॉर्थ वाले भाग को अंगारा लैंड, अंगारा लैंड का एक और नाम है लॉरेंसिया। ठीक है, इसके अलावा गोंडवाना लैंड और 33 सागर बीच में हो जाएगा, यहाँ तक नोट करना है। इसके अलावा आपको ये बना करके इसके अंतर्गत क्या लिखना है, तो वो लिखना है पेंजिया। तो पेंजिया किसे कहा गया है, तो जर्मनी की जलवायु वेत्ता अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा संपूर्ण स्थलीय भाग होता है, जिसे संपूर्ण महाद्वीपीय भाग है, तो आपस में जुड़ा हुआ था पहले, तो इसी भाग को क्या कहा गया है, तो इसे क्या कहा गया है, पेंजिया कहा गया है। ठीक है, ये आपको नोट करना है अब तक का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट चीज है कि कालांतर के बाद जो लंबे समय के बाद इसमें क्या हुए थे, परिवर्तन हुए थे, और परिवर्तन हुए थे लंबे समय के बाद, तो इसमें क्या है, पेंजिया जो था, और पेंजिया क्या हो जाएगा, पेंजिया और पेंजिया के हो जाते हैं दो टुकड़े। क्या हुए थे, दो टुकड़े हो गए थे, एक हो गया तो दो भाग हो गए थे कालांतर के बाद पेंजिया के। तो एक हो जाएगा नॉर्थ भाग जिसे बोलते हैं उत्तरी भाग, क्या बोलते हैं, उत्तरी भाग। ठीक है, सेकंड जो पोर्शन हो जाएगा ये हो जाएगा साउथ भाग, मतलब दक्षिणी भाग है, तो इसे बोलते हैं दक्षिणी भाग। एक है उत्तरी भाग, एक है दक्षिणी भाग। ठीक है, इसके अंतर्गत दो भाग हो जाते हैं, किसके अंतर्गत, अंगाला लैंड के अंतर्गत। तो आपको इसको वर्ल्ड के मैप में भी दिखा देता हूं कि किस प्रकार से है। जो पेंजिया था पूरा एक भाग था, उस पेंजिया के अंतर्गत क्या है, लंबे समय के बाद क्या हुआ है, उसके अंतर्गत जो परिवर्तन आए, तो कालांतर के पश्चात पेंजिया क्या है, विभाजित होने लग गया था। ठीक है, इस प्रकार से टुकड़ों में टूटने लग गया था, और टुकड़ों में टूट करके जो पेंजिया है यह क्या बन गया था, एक प्रकार से तो ये बन गया था पूरा महाद्वीप, जो अपन प्रेजेंट टाइम में देखते हैं ना, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ये क्या है, ये टूट करके पूरा पेंजिया, और यह क्या बन चुका था, तो यह बन चुका था पूरा इस प्रकार से, इस प्रकार से बन चुका था। यह जो किस प्रकार से टूटा था, तो यह टूटा था, एक तो टूटा था नॉर्थ भाग के अंतर्गत, क्या टूटा था, नॉर्थ भाग क्या हो जाता है, नॉर्थ भाग, और नॉर्थ भाग को बोलते हैं उत्तरी भाग, क्या बोलते हैं, उत्तरी भाग। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने देखा था, एक था साउथ भाग, ये उसे बोलते हैं दक्षिणी भाग। ठीक है, तो दक्षिणी भाग के अंतर्गत इस प्रकार से पेंजिया टूटा था। तो अपन इसको मैप के अंतर्गत देखेंगे, तो कैसे देखेंगे, तो ये हो जाएगा किस प्रकार से टूटा है, तो इसके अंतर्गत ये हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से दो भागों में बट गया था, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, नॉर्थ भाग, इसको बोलते हैं उत्तरी भाग। तो एक हो गया उत्तरी भाग, उत्तरी भाग। इसके अलावा दूसरा हो जाएगा दक्षिणी भाग, जिसे बोलते हैं साउथ भाग, क्या बोलते हैं, साउथ भाग बोलते हैं या दक्षिणी भाग बोलते हैं। इस प्रकार से पूरा पेंजिया है जो टुकड़ों में टूटा था, तो इसको हो गया था, दो पार्टों में टूट गया था ये। ठीक है, उत्तरी भाग के रूप में, और एक होता है दक्षिणी भाग के रूप में। उत्तरी भाग के अंदर का टूटा था, इसको क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं अंगारा लैंड, अंगारा लैंड क्या कहा गया है, अंगारा लैंड कहा जाता है उत्तरी भाग को। इसके अलावा जो दक्षिणी भाग है इसको क्या कहा गया है, तो इसको कहा गया है गोंडवाना लैंड, क्या कहा गया है, गोंडवाना लैंड, क्या कहा गया है, गोंडवाना लैंड कहा गया है। एक तो कहा गया है उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, और दूसरे को कहा गया है गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग जो अंगारा लैंड है, इसका जो अन्य नाम भी है एक, जिसे बोलते हैं लॉरेंसिया, क्या बोलते हैं, लॉरेंसिया बोलते हैं किसको, अंगारा लैंड को। तो लॉरेंसिया है, यह भी होने जाएगा किसका नाम, अंगारा लैंड का नाम क्या हो जाएगा, दूसरा लॉरेंसिया हो जाएगा। ठीक है, तो लॉरेंसिया, अंगारा लैंड उत्तरी भाग, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। अपन ये देखते हैं कि उत्तरी भाग के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो एक सबसे पहले जो आएगी ये उत्तरी भाग के अंतर्गत आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका है, यह है किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो उत्तरी भाग के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा आपको दे रखा होगा एक ग्रीनलैंड भी है, क्या है, ग्रीनलैंड भी है, तो ग्रीनलैंड भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड भी किसके अंतर्गत जाएगा, उत्तरी के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा यूरोप है, तो ये पूरा यूरोप किसके अंतर्गत आ रहा है, तो पूरा यूरोप भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, उत्तरी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, उत्तरी भाग के अंतर्गत आ जाए। इसके अलावा जो उत्तरी एशिया है, एशिया पूरा नहीं आ रहा, कुछ तो इधर दक्षिणी भाग में जा रहा है, कुछ उत्तरी भाग में जा रहा है। तो उत्तरी एशिया है, कौन सा हो जाएगा, उत्तरी एशिया। तो उत्तरी एशिया है,
यह किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो यह आ जाएगा उत्तरी भाग के अंतर्गत। तो पृथ्वी के 2 भाग हुए थे, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, तो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। कौन आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका आ जाएगा, इसको बोल देते हैं उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका रहने वाला है, किसके अंतर्गत रहने वाला, उत्तरी अमेरिका। तो वह रहने वाला है किसके अंतर्गत, अंगारा लैंड के अंतर्गत। इसके अलावा हो जाएगा ग्रीनलैंड हो जाएगा, इसके अलावा पूरा यूरोप हो जाएगा, इसके अलावा उत्तरी एशिया हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो कि क्या है, इसके अंतर्गत रहने वाली हैं। तो इसके अंतर्गत उत्तरी भाग अंगारा लैंड के अंतर्गत 4 चीज़ें हैं, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और उत्तरी एशिया। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है साउथ भाग। क्या दे रखा है, साउथ। साउथ भाग के अंतर्गत क्या रहने वाला है, तो दक्षिणी अमेरिका। क्या रहने वाला है, दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका है, यह साउथ के अंतर्गत हो जाएगा। इसके अलावा आपको दे रखा है अफ्रीका। क्या दे रखा है, अफ्रीका है, तो अफ्रीका पूरा है, यह है साउथ के अंतर्गत ही आ जाएगा। इसके अलावा आपको दे रखा है दक्षिणी एशिया। क्या दे रखा है, दक्षिणी एशिया। तो दक्षिणी एशिया है, यह भी कहाँ पर आ जाएगा, तो यह भी साउथ के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा आपको दे रखा है ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया है, यह भी कहाँ पर आ जाएगा, तो यह भी आ जाएगा किसके, दक्षिणी भाग के अलावा। इसके अलावा इसको अंटार्कटिका होता है, ये क्या है, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका है, यह भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो दक्षिणी भाग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था कि उत्तरी भाग के अंतर्गत तो उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और उत्तरी एशिया आएगा। ठीक है, इसके अलावा गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग के अंतर्गत आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी एशिया। क्या आ जाएगा, दक्षिणी एशिया। ठीक है, ये वाले भाग आ जाएंगे। अब इसके अलावा अपन को देखना है कि राजस्थान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत आप देखोगे इस मैप के अंतर्गत कि जो भारत है, तो ये भारत की जो सीमा है, तो यह किसके अंतर्गत रहने वाली है, भारत की सीमा कुछ ऐसी है ना इस जगह पे। ठीक है, तो ये भारत है, क्या है, यह भारत है। अपन को भारत के बारे में देखना है कि भारत है, तो यह किस भाग के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे भारत आ रहा है दक्षिणी भाग के अंतर्गत। किसने भाग के अंतर्गत आ जाएगा, दक्षिणी भाग, या फिर इसे बोलते हैं गोंडवाना लैंड। यहां तक आपको समझ में आ चुका है, आशा करता हूँ आ गया होगा। ठीक है, आप इसको और देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, इसके अलावा इनको क्या है, मैं दोबारा से नाम लिख देता हूं आपको। क्या बोलते हैं, पेंजिया, पेंजिया। और पेंजिया के 2 भाग हो गए थे, कौन से हो जाएगा, उत्तरी भाग। क्या हो जाएगा, उत्तरी भाग। और उत्तरी भाग को बोलते हैं नॉर्थ भाग। ठीक है, नॉर्थ भाग के अंतर्गत आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। कौन सा आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका। इसके अलावा जो नेक्स्ट आ जाएगा वह कौन सा आ जाएगा, तो वो आ जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड वाला भाग है, यह भी पेंजिया के नॉर्थ भाग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, यूरोप। तो पूरा कंप्लीट यूरोप है, ये नॉर्थ भाग के अंतर्गत आता है। क्या हो जाएगा, यूरोप। ठीक है, के नहीं होगा, पे हो जाएगा यूरोप। इसके अलावा आपसे यहाँ पे पूछ ले तो उत्तरी एशिया, एशिया का कौन सा, उत्तरी भाग। तो उत्तरी एशिया है, यह भी कहाँ पर आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसको अपन उत्तरी भाग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड वाले पोर्शन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो इसका दूसरा भाग है, ये हो जाएगा कौन सा वाला भाग, इसे बोलते हैं दक्षिणी भाग, साउथ। साउथ भाग बोलते हैं किसको, दक्षिणी भाग बोलते हैं। तो दक्षिणी जो भाग है, यह आ जाएगा किसके अंतर्गत, तो ये हो जाएगा, इसको दक्षिणी भाग का जो नाम है, तो इसको बोलते हैं क्या, गोंडवाना लैंड। क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड कहा जाता है दक्षिणी भाग को। और इसके अंतर्गत कौन कौन से महाद्वीप पर वो आते हैं, तो वो हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका तो उसके अंतर्गत आ गया था अंगारा लैंड के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के साथ साथ में इसके अंदर और कौन रहने वाला है, तो ये हो जाएगा अफ्रीका। तो अफ्रीका पूरा कंप्लीट तरीके से किसके अंतर्गत रहने वाला है, तो दक्षिणी गोंडवाना लैंड के अंतर्गत रहने वाला है। एक हो जाएगा दक्षिणी एशिया। तो दक्षिणी एशिया है, तो यह एशिया दक्षिणी एशिया है, यह भी कहाँ रहने वाला है, तो वो रहने वाला है किसके अंतर्गत, तो वो रहने वाला है दक्षिणी भाग के अंतर्गत। और अपन का जो राजस्थान के बारे में हम चर्चा करने वाले थे, राजस्थान, तो ये अपन की राजस्थान की स्थिति यहाँ देख चुके हैं कि राजस्थान किसके अंतर्गत आएगा, तो यह आ जाएगा राजस्थान दक्षिणी लैंड, दक्षिणी भाग या गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। ठीक है, इतना समझाने का मतलब यहाँ पे निकल के आया अभी तक। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट आ जाएगा उसे नेक्स्ट को अपन क्या बोलते हैं, तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट हो जाएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ तक।
तो ये चीज़ें रहने वाली हैं। इसके अलावा जो अपन को राजस्थान को और कैसे सेट करना है कि राजस्थान क्या था, तो उससे पहले हम एक और देख लेते हैं कि जो अपन ने ये देखा था अभी पेंजिया। चलिए पेंजिया के बारे में देख लिया था। अभी हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं तो अपन किसके बारे में देखने वाले हैं, पेंथालासा। क्या हो जाएगा, पेंथालासा। दो भाग थे, पेंजिया था भू वाले भाग, तो जिसके अंतर्गत जमीन थी, भूमि थी, उस वाले भाग को क्या कहा गया, महाद्वीप वाले भाग को पेंजिया कहा गया था। और एक था पानी वाला भाग, जल वाला भाग, जिसको पेंथालासा कहा गया है। ठीक है, तो पेंजिया के चारों ओर स्थित संपूर्ण जलराशि को अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा क्या कहा गया है, पेंथालासा कहा गया है। तो इसकी जो परिभाषा वो लिख लेते हैं, तो वो लिख देते हैं पेंजिया, पेंजिया के चारों ओर, तो पेंजिया के चारों ओर स्थित, पेंजिया के चारों ओर स्थित संपूर्ण जल राशि, क्या हो जाएगा, पेंजिया के चारों ओर स्थित संपूर्ण जल राशि को किसके द्वारा, तो भूगोलवेत्ता हुए जर्मनी के, कौन हुए हैं थे, अल्फ्रेड। तो अल्फ्रेड किसके द्वारा, वेगनर के द्वारा, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा क्या कहा गया है, पेंथालासा कहा गया है, द्वारा पेंथालासा क्या कहा गया है, पेंथालासा कहा गया है, जिसके अंतर्गत क्या भरा हुआ है, जल राशि भरी हुई है। ठीक है, तो पेंथालासा कहा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या है, पीडीएफ पैनल की जो पीडीएफ है इसको तो हम प्रोवाइड कराएंगे। इसके साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी कंप्लीट तरीके से प्रोवाइड कराने वाले हैं, ताकि आपको क्या है, एक्स्ट्रा मेहनत आप लिखना चाहो तो बहुत ही बढ़िया, और ना लिखना चाहो तो और भी बढ़िया। ठीक है, जो भी आपको उचित लगे कि आपको अपनी लैंग्वेज में ही अपने हाथों से लिखे हुए समझ में आते हैं तो लिख लीजिए, और यदि आप पढ़ सकते हो तो मैं क्या नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, इस क्लास के, तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो पेंजिया के चारों ओर स्थित संपूर्ण जलराशि को क्या कहते हैं, तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा पेंथालासा कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट हो जाएगा, जो हमारी संपूर्ण जो जल राशि है, तो ये संपूर्ण जो जल है यह क्या है, महासागरों के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है, महासागर के अंतर्गत स्थित है। तो महासागर हैं, तो महासागरों की जो संख्या है वो कितने रहने वाली है, 5। तो महासागर कितने हैं, 5 हैं। और 5 महासागर किस प्रकार से हैं, तो पहले नंबर पर आ जाएगा प्रशांत महासागर। क्या आ जाएगा, प्रशांत। तो प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे बोलते हैं पैसिफिक। क्या बोलते हैं, पैसिफिक महासागर बोलते हैं किसको, प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशियन। क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन भी कहा जाता है किसको, प्रशांत महासागर को। इसके अलावा दूसरा जो महासागर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्टार्कटिक। कौन सा हो जाएगा, अल्टार्कटिक जो महासागर है यह हो जाएगा दूसरा महासागर, और इसको अपन अन्य नाम क्या देते हैं, तो अंध महासागर। तो अंध महासागर है, यह होने वाला है क्या, नेक्स्ट सेकंड नंबर का महासागर। इसके अलावा जो थर्ड नंबर पर आ जाएगा तो वो हो जाएगा कौन सा, हिंद महासागर। कौन सा हो जाएगा, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर रहने वाला है नेक्स्ट। इसके अलावा जो थर्ड नंबर का हो जाएगा, तो फोर्थ नंबर का हो जाएगा, तो वो रहने वाला है कौन, अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा, अल्टार्कटिका। तो अल्टार्कटिक था ये, तो अल्टार्कटिक, और ये हो जाएगा अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका है, ये है भी क्या है, महासागर है, एक महाद्वीप भी है, तो यह क्या महासागर है। तो यह क्या रहने वाला है, महासागर, सागर और प्लस क्या है, महाद्वीप। इस नाम से क्या महासागर भी है और एक महाद्वीप की भी है। ठीक है, अंटार्कटिका के नाम से। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा तो वो हो जाएगा आर्कटिक। तो आर्कटिक जो क्या है, महासागर है। इसके अलावा आपको क्या है, 4-5 प्रकार के महासागर हैं। कौन कौन से, प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक ओशियन भी कहा जाता है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैसिफिक ओशियन क्या है, या फिर आपको क्रम में कई बार दे देगा अंटार्कटिका, महाद्वीप, हिंद महासागर, आर्कटिक और पैसिफिक। प्रशांत नहीं देगा, पैसिफिक दे देगा। तो ये क्या है, पैसिफिक इसका नाम है प्रशांत महासागर का। तो प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका जिसको अंध महासागर कहते हैं, हिंद महासागर, एक होता है आर्कटिक महासागर, या इसको महाद्वीप भी है इस नाम से, और एक हो जाएगा आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, आपको उनको ध्यान से रखना है। ये नाम कुछ मिलते जुलते, अंटार्कटिका और आर्कटिका, और ये हो जाएगा आर्कटिक। ठीक है, महासागर।
आपसे पूछ ले कि इनको घटते हुए क्रम में लिखना है तो आपको ऊपर से नीचे की साइड में लिखना है, क्योंकि सबसे बड़ा है ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये और इससे छोटा ये। तो आपसे बोलते हैं कौन सा क्रम, तो ये हो जाएगा कौन सा, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कौन सा क्रम हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। अवरोही क्रम का मतलब होता है, एक तो होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। आरोही मान होता है चढ़ना, क्या होता है, आरोहण करते हैं अपन तो इसे बोलते हैं चढ़ना। तो कम से ज्यादा की ओर क्या होता है कि छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से जाते हैं तो उसे बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं, दोबारा लिख देते हैं, आरोही क्रम। ठीक है। और अवरोही का मतलब होता है, जो क्या होता है, अवरोही का मतलब ये होता है कि जो घटते हुए क्रम में होता है ना, अवरोही पहले सबसे अधिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अवरोही के अंतर्गत क्या है, पहले सबसे बड़ा हो जाएगा और उसके बाद में आ जाएगा कौन सा, सब उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है। तो सबसे बड़ा महासागर पूछ ले तो प्रशांत महासागर। ठीक है। आपको इस प्रकार से याद रखना है। आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि सभी नोट लगाकर, इसको नोट लगाकर लिखिए आप। क्या लिखिए, नोट लगाकर लिखिए। तो सभी महासागरों, तो सभी महासागरों का जो मूल या फिर मौलिक जिसे बोलते हैं, मूल या क्या बोलते हैं, मौलिक। तो मूल, जो मौलिक क्या है, महासागर है, वह कौन सा हो जाएगा। तो सभी महासागरों का मौलिक और मूल महासागर आपसे पूछ ले तो इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर। किसको क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर को क्या कहा जाता है, सभी महासागरों का मौलिक या मूल रूप कहा गया है प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर को जो आपसे अन्य नाम दे देगा कभी सभी तो इसे बोलते हैं पैसिफिक। क्या बोलते हैं, पैसिफिक बोलते हैं इसको। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अभी तक आपको सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट हो जाएगा तो वो बोलते हैं तैथिस सागर। हमने क्या पढ़ा था, तैथिस सागर पढ़ा था। और तैथिस सागर है, यह किसके अंतर्गत और किस प्रकार से रहने वाला है तैथिस सागर। तो इसको क्या है, आपको नोट्स बनाने की वजह से इसको लिखा रहा हूँ वापस से। तो ये हो जाएगा अंगारा लैंड। अंगारा लैंड पढ़ा था। इसके अलावा एक किसके साथ में क्या पढ़ा था, गोंडवाना लैंड। क्या पढ़ा था, गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जो मध्य में, के मध्य स्थित, तो अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित, स्थित क्या है, भूसन्नति। क्या होती है, भूसन्नति मतलब होता है घेरा हुआ। भूसन्नति मतलब है आपको क्या है, भूमि नहीं है, घेरा हुआ है, थोड़ी बहुत नाम मात्र की भूमि होती है, जिसमें क्या है भूसन्नति, जिसमें क्या है, जल भर जाने से, जाने के पश्चात। तो क्या है, अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य भूसन्नति, मध्य स्थित भूसन्नति, जिसमें, यहाँ पे थोड़ा रोकेंगे, भूसन्नति जिसमें जल भर जाने के पश्चात क्या होता है, जल भर जाने के पश्चात कम गहरे, और कम गहरे के साथ साथ में क्या होता है, छिछले, कम गहरे एवं क्या होता है, छिछले। तो कम गहरे एवं छिछले हुए सागरों का, हुए, तो कम गहरे एवं छिछले हुए, एक सेकंड रुको, छिछले को दोबारा लिख देते हैं। तो कम गहरे एवं छिछले हुए क्या होते हैं, महासागर का निर्माण हुआ है, कम गहरे और छिछले सागर का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो यह क्या कहलाता है, तैथिस सागर कहलाता है। ठीक है। तो क्या है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो जगह थी, जो मध्य स्थित जो भूसन्नति थी, जिसमें क्या है, जल भर गया था और जल भर जाने के पश्चात में कम गहरे और छिछले हुए सागर का जो निर्माण हुआ है, इसे ही क्या कहलाता है, तो इसे ही कहते हैं तैथिस सागर। क्या कहते हैं, तैथिस सागर को कहते हैं। हिमालय की उत्पत्ति है वो किस सागर से मानी जाती है, तो तैथिस सागर से मानी जाती है। हिमालय की उत्पत्ति तैथिस सागर से होने के कारण इसको क्या कहा गया है, तो इसको कहा गया है क्या, हिमालय की, क्या कहा गया है, तैथिस सागर को हिमालय की जन्मभूमि कहा गया है। जन्मभूमि या फिर इसे बोलते हैं हम गर्भभूमि। तो तैथिस सागर को हिमालय की, तैथिस सागर को हिमालय की गर्भभूमि क्या है कहा जाता है, गर्भभूमि कहा जाता है। तो तैथिस सागर को हिमालय की क्या कहा जाता है, गर्भभूमि कहा जाता है। ठीक है। आपको इस प्रकार से इनको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम राजस्थान के बारे में। राजस्थान का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है,
इनका जो अपन ने जो अब तक पढ़ा था इसको अपन कैसे देखने वाले हैं, भूभाग के बारे में अपना चर्चा कर ली थी, तो भूभाग के बारे में चर्चा की थी, तो वो हो जाएगा महाद्वीप, और महाद्वीप के अंतर्गत पड़ता है एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप है इसके अंतर्गत पड़ता है इंडिया। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पड़ता है इंडिया, गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग, ठीक है, पेंजिया का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। दक्षिणी एशिया के अंतर्गत पड़ता है भारत, और भारत के अंतर्गत पड़ता है राजस्थान। यहाँ तक हम चर्चा कर चुके थे, ठीक है। तो राजस्थान के अंतर्गत जो मरुस्थल है और जो खारे पानी की झील है वह किसका अवशेष है, मतलब इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो वो चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो कौन सा हो जाएगा, राजस्थान में, किसमें हो जाएगा, राजस्थान में मरुस्थल। आपने देखा होगा भारत के अंदर का जो मरुस्थल है यह है सब मरुस्थल भारत के पश्चिम भाग में पाया जाता है, और राजस्थान राज्य है ये भारत के पश्चिम भाग में ही है। तो सबसे जो ज़्यादा है मरुस्थल यह राजस्थान के अंतर्गत है, बल्कि मरुस्थल तो पंजाब हरियाणा में भी थोड़ा पार्ट पाया जाता है और गुजरात के अंतर्गत भी थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन सबसे जो मेन मरुस्थल है ये राजस्थान के अंतर्गत है। तो मरुस्थल एवं जो खारे पानी की झीलें हैं, क्या होता है, खारे पानी होता है, जैसे नमकीन बोलते हैं, नमक थोड़ा खारा खारा लगता है नमक के जैसा, तो खारे पानी की क्या है, झीलें हैं। तो खारे पानी की क्या हो जाएंगी, झीलें। तो राजस्थान के मरुस्थल और खारे पानी झीलें हैं जो ये क्या है, तो ये तैथिस सागर के क्या है, अवशेष हैं। किसके अवशेष है, तैथिस सागर के क्या है, अवशेष है। तो तैथिस सागर का अवशेष कहा जाता है किसको, मरुस्थल को और खारे पानी की झीलों को, ठीक है। इसके अलावा अपन को एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये भूसन्नति है, तो जो पर्वतों का पालना कहा जाता है किसको, जो ये भूसन्नति है, तो भू सन्नतियों को, तो ये जो भूसन्नति हैं, जो छितले वो बने हुए हैं, जो भूमि के टुकड़े हैं, इनको पर्वतों का क्या कहा जाता है, पर्वतों का पालना कहा जाता है, ठीक है। तो पर्वतों का पालना कहा जाता है, ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार से। तो पर्वतों का पालना कहा जाता है किसको, भूसन्नतियों को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से जो नेक्स्ट जानकारी मिलती है राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान है, तो राजस्थान का निर्माण है, तो अपन देखते हैं, हेडिंग डालेंगे अभी, राजस्थान का निर्माण, राजस्थान का क्या निर्माण। राजस्थान के निर्माण के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो राजस्थान का जो निर्माण है, इस निर्माण से संबंधित और भी जो जानकारी है वो भी देख लेते हैं कि राजस्थान का निर्माण है वो किससे, आपने नाम सुना होगा जीटी, तो जीटी कहाँ पे है, जयपुर के अंतर्गत है, मॉल है एक जीटी है। जीटी क्या है, WTP के जस्ट पीछे साइड में क्या है, एक मॉल है जीटी। तो आप जीटी से याद रखेंगे कि जीटी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ है, तो ये होते हैं, एक तो जो राजस्थान के निर्माण में किसका योगदान रहा है, जीटी का योगदान है, किसका योगदान है, जीटी का योगदान है। और जीटी का योगदान किस प्रकार से है, तो वो देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर जी होता है, क्या होता है, जी। दूसरे हो जाएगा इसके अंदर का टी, क्या हो जाएगा, टी। अब इनका अर्थ देख लेते हैं। जी के अंतर्गत G4 होता है गोंडवाना लैंड, क्या होता है, गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड। जी का मतलब क्या होता है, गोंडवाना लैंड, और टी का मतलब होता है क्या, तैथिस सागर, क्या हो जाएगा, तैथिस सागर, ठीक है। अभी हमने पढ़े थे गोंडवाना लैंड कैसे बना था, क्या क्या आता है इसके अंदर, और एक हो जाएगा तैथिस सागर। गोंडवाना जो लैंड है, इससे गोंडवाना लैंड से हमारे राजस्थान के अंदर का दो चीज़ों का निर्माण हुआ है, किसका हुआ है, तो अभी वो हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो एक होता है अरावली, क्या है, अरावली है, तो अरावली का क्या है, निर्माण किससे हुआ है, गोंडवाना लैंड से हुआ है। इसके अलावा हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी जो क्या है, पठार है, तो दक्षिणी पूर्वी जो पठार है इसका निर्माण भी किससे हुआ है, गोंडवाना लैंड से हुआ है। इसे हम इस पठार को हाड़ौती का भी पठार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाड़ौती पठार बोलते हैं। इसी भाग को हम क्या कहते हैं, माल का पठार, क्या कहते हैं, मालवा या माल का पठार भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अपन को गोंडवाना लैंड से अरावली प्राप्त हुई थी, दक्षिणी पूर्वी का पठार, हाड़ौती का पठार या मालवा का पठार प्राप्त हुआ था, ठीक है। G4 गोंडवाना। तो इस राजस्थान के अंतर्गत ये चीज़ें यहाँ से मिली हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तैथिस सागर के बीच में, तैथिस सागर के बारे में। और तैथिस सागर के अंतर्गत से हमें एक तो मिला है मरुस्थल, ठीक है। तो मरुस्थल मिला है तैथिस सागर से, और तैथिस सागर से एक और चीज़ मिली हमें, क्या मिला है, पूर्वी मैदान, क्या मिला है, पूर्वी मैदान। तो तैथिस सागर से हमें एक तो मिली है मरुस्थल और दूसरा मिला है पूर्वी मैदान, ठीक है। तो जीटी आपको समझ में आ गया था, राजस्थान के निर्माण में जीटी का जितना योगदान है, ठीक है। जयपुर के अंतर्गत आप घूमने जाते हो, राजस्थान के अंतर्गत जयपुर सिटी में जब घूमने जाते हो, आपने अगर जीटी नहीं देखा तो इसका मतलब कुछ नहीं देगा, ठीक है। तो जीटी है तो गोंडवाना लैंड
G फॉर गोंडवाना लैंड, T फॉर तैतीस सागर। गोंडवाना लैंड से अरावली बनी है, दक्षिणी पूर्वी पठार बना है, और तैतीस सागर से पूर्वी मैदान मरुस्थल बना है और पूर्वी मैदान बना है। ठीक है, आपसे कई बार क्या होगा, इनका क्रम पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? क्रम पूछ लेगा। तो क्रम किस प्रकार से होने वाला है, ठीक है, तो उसको हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं अभी। तो जो सबसे प्राचीनतम है, क्या हो जाएगा, सबसे जो प्राचीनतम है, तो सबसे प्राचीनतम कौन सा भाग हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अरावली। तो अरावली क्या है, सबसे प्राचीनतम, तो ये हो जाएगी प्राचीनतम। ठीक है, तो प्राचीनतम है कौन, अरावली, सबसे पुरानी है जो अरावली है। और इसके अलावा जो पूर्वी मैदान है यह क्या है, नवीनतम। तो सबसे पहले निर्माण हुआ था किसका, गोंडवाना लैंड के टाइम में, तो अरावली का हुआ था, दक्षिणी पूर्वी पठार हाड़ौती का हुआ था। उसके बाद में हुआ था तैतीस सागर से मरुस्थल का, और उसके बाद में हुआ है नवीन, जो सबसे हाल ही में हुआ है, मतलब नवीन है उस इन चारों के अंतर्गत। तो सबसे बाद में हुआ है पूर्वी मैदान का। ठीक है, तो आपसे पूछ ले इसका क्रम, पूछ ले आपसे कई बार। तो प्राचीन से नवीनता की ओर, तो प्राचीन किधर है, अरावली से नवीनता की ओर इधर की साइड में जाना है। ठीक है, इनको लिखते हुए, तो प्राचीन से नवीनता की ओर पूछे तो अरावली, पूर्वी पठारी मैदान, हाड़ौती पठार, मरुस्थल और पूर्वी मैदान, चारों का क्रम इस प्रकार से रहने वाला है। आज से पूछ ले नवीन से प्राचीनतम की ओर, तो नवीन से ओर जाना है, तो सबसे नवीन है पूर्वी मैदान, फिर मरुस्थल, दक्षिणी पूर्वी पठार और अरावली, इस प्रकार से क्रम रहने वाला। और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वो रहने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ें देख लेते हैं वो कौन, आपको क्या एक बार इनको मैं लिखा भी देता हूं, तो नोट लगा करके लिख लीजिए। तो सबसे पहला हो जाएगा प्राचीनतम, जो प्राचीनतम से क्या है, प्राचीनतम से नवीनता की ओर। तो प्राचीनतम से नवीनतम की ओर क्रम। ठीक है, तो अभी हमने देखा था, तो सबसे पहले प्राचीनतम कौन थी, तो वो थी अरावली। कौन सी थी, अरावली पर्वतमाला है, यह सबसे प्राचीनतम है। इसके अलावा जो नवीनतम हो जाए, इसके बाद में जो सेकंड नंबर पर आ जाएगी वो हो जाएगी दक्षिणी पूर्वी पठार। क्या आ जाएगा, दक्षिणी पूर्वी पठार है, ये सेकंड नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वो आ जाएगा मरुस्थल। क्या हो जाएगा, मरुस्थल आ जाएगा। ठीक है, ये प्राचीनतम से नवीन की ओर चल रहे हैं अपन। इसके बाद में जो सबसे नवीनतम है वो कौन सा आ जाएगा, पूर्वी मैदान। क्या आ जाएगा, पूर्वी मैदान रहने वाला। ये क्या है, सबसे नवीनतम है पूर्वी मैदान और सबसे प्राचीनतम है अरावली। तो ये हो जाएगा प्राचीनतम से नवीनतम की ओर क्रम। नेक्स्ट नोट जो डालेंगे अपन, वो डालेंगे क्या, ये हो जाएगा, तो आपको इससे प्राचीनतम और इसको ही हम उल्टा कर देते हैं इधर से, तो ये हो जाएगा नवीनतम की ओर। ठीक है, वो नवीनतम लिखाना जरूरी नहीं है, आप इसको ही देख लेना। ठीक है, इस हिसाब से जो नेक्स्ट नोट हो जाएगा वो हो जाएगा जो अरावली है, कौन कौन सी, अरावली एवं जो हाड़ौती पठार है। क्या है, हाड़ौती पठार, एक सेकंड रुको, थी हो गई। तो अरावली और क्या हो जाएगा, हाड़ौती का जो पठार है, तो जो ये हाड़ौती का पठार अरावली है, ये क्या है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार है। क्या है, भारत के अंदर का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके का है, भाग या हिस्सा है। तो अरावली और हाड़ौती का पठार है, ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, हिस्सा हो जाएगा, या फिर वो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट जो जानकारी है यहाँ से वो आपको याद रखनी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, नेक्स्ट जो नोट रखना आपको याद, तो वो हो जाएगा कौन सा। ठीक है, तो नेक्स्ट तीसरे नंबर का नोट है, ये हो जाएगा जो मरुस्थल है। क्या हो जाएगा, मरुस्थल एवं जो पूर्वी मैदान है, कौन सा मैदान है, पूर्वी मैदान और मरुस्थल है। और ये क्या है, भारत के उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है। किसका हो जाएगा, जो भारत के अंदर का जो उत्तर विशाल मैदान है, तो उसका हिस्सा है मरुस्थल एवं पूर्वी मैदान। क्या है, भारत के उत्तर विशाल का क्या है, मैदान है, उत्तर विशाल मैदान का क्या है, हिस्सा है। तो उत्तर विशाल मैदान के अंतर्गत आपसे पूछ ले तो भारत के कौन कौन से मरुस्थल और पूर्वी मैदान भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, मरुस्थल पूर्वी मैदान, जो मरुस्थल और पूर्वी मैदान है राजस्थान का, ये भारत के उत्तर विशाल का हिस्सा है। ठीक है, आपको ये तीनों नोट हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि तीनों नोटों में से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ठीक है, चर्चा कर, इसके अलावा नेक्स्ट जो देख लेते हैं, इसके अलावा हम देखने वाले हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान का जो स्थिति और विस्तार है, यह अपन ग्लोब पर देखने वाले हैं। कहाँ देखने वाले हैं, ग्लोब पर देखने वाले हैं। तो ग्लोब के अंतर्गत ये देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार है वो किस प्रकार से है, किस दिशा के अंतर्गत है, अक्षांश स्थिति कैसी है, देशांतरी स्थिति कैसी है राजस्थान की, भारत की देखेंगे। तो आप क्या करते हैं, ग्लोब पर जब हम देखते हैं तो ग्लोब है, यह है
यह पूरा क्या है, ग्लोब है। और इस ग्लोब के अंतर्गत 0 डिग्री पर कितना होता है, 0 डिग्री पर एक अक्षांश। पहली बात तो जो अक्षांश होता है, तो अक्षांशों की रेखा किस प्रकार से किधर की ओर होती है, तो अक्षांशों की रेखा होती है वो इधर से इधर इस प्रकार से होती है। किस प्रकार से रहने वाली अक्षांशों की रेखा है, तो ये कलर नहीं दिख रहा, ये इस प्रकार से होने वाली है। अक्षांशों की रेखा होती है वो इस प्रकार से होती हैं। किस प्रकार से रहती हैं, इस प्रकार से आपको बोर्ड पर दिख रही होंगी, तो इस प्रकार से रहती हैं अक्षांशों की रेखाएं। ठीक है, ये ऊपर तक भी क्या है, अक्षांश रेखाएं। इस प्रकार से रहने वाली हैं किसकी रेखाएं, अक्षांशों की रेखाएं। रेड कलर की जो दिख रही हैं आपको, ये है अक्षांशों की रेखाएं। इसके अलावा आपको यह देशांतर की जो रेखा है, तो देशांतर की रेखा है वो किस प्रकार से रहने वाली है, तो देशांतर की रेखा रहने वाली है इस प्रकार से यूं खड़ी। कैसे रहने वाली है, जो सफेद लाइन दिख रही है ये होती हैं देशांतरीय रेखाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से रहने वाली हैं देशांतरीय रेखाएं, खड़ी हुई रहती हैं देशांतर की रेखाएं। और ये क्या होती हैं, देशांतर की जो रेखा होती है वो ऊपर से नीचे की साइड में इस प्रकार से यूं। ठीक है, अभी बताएंगे आपको किस दिशा से किस दिशा की ओर होंगी ये वाली रेखाएं हैं। तो आपको रेड कलर की जो रेखाएं दिख रही हैं वो हो जाएंगी अपन की अक्षांशीय रेखाएं, और जो अपन को वाइट कलर की जो रेखाएं दिख रही हैं ये हो जाएंगी आपकी देशांतरीय रेखाएं। कैसी रेखाएं हो जाएंगी, देशांतरीय रेखाएं हो जाएंगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो हो जाएगा कि जो ये मेन ये जो रेखा है कौन सी वाली, ये जो रेखा है येलो कलर की जो रेखा बनाई है हम लोगों ने, ये वाली रेखा, तो ये जो रेखा है इसको बोलते हैं अपन क्या, 0 डिग्री। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। और 0 डिग्री होती है इसलिए इसको अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश होता है इस रेखा पर। तो अक्षांश अपन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जैसे रेड कलर की रेखा खींची गई है अक्षांश के रूप में, तो इसी प्रकार से ये भी रेखा खींची गई है। तो ये सभी रेखा क्या काल्पनिक रूप से बनाई गई थी उस समय। तो ये क्या है, तो भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा को अपन विषुवत रेखा भी कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। और ये होती है 0 डिग्री पर। कितनी होती है, 0 डिग्री पर होती है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो अपन का इंडिया का जो मैप है, इंडिया का मैप किधर है इसके अंतर्गत, तो इंडिया का मैप यहाँ रहने वाला है। ये क्या है, इंडिया है। ठीक है, आपको इंडिया अंकित कर दिया है। आप गौर से देखोगे तो येलो कलर से आपको इंडिया दिखाया गया है, ये इंडिया है। ठीक है, आप इसको घेरा कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये इंडिया है। इंडिया की जो स्थिति है, तो आपको क्या है, अक्षांश होते हैं। अक्षांश होते हैं 2 प्रकार के। कौन से होता है, एक होता है उत्तरी गोलार्ध। क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, तो ऊपर वाला हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। एक सेकंड रुकिए, तो ऊपर वाले को अपन क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा ऊपर वाला भाग, और निचला भाग हो जाएगा उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, गोलार्ध। तो ये जो विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा है, यह पूरे वर्ल्ड को, पृथ्वी को क्या करती है, 2 भागों में डिवाइडेशन करती है। 0 डिग्री ये रेखा है, यह उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत। इससे ऊपर वाला जो भाग है ये उत्तरी गोलार्ध, और इससे जो नीचे वाला भाग हो जाएगा ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो जो अपन की राजस्थान की जो स्थिति है अक्षांशों के अनुसार, तो ये जो अक्षांश है इसके अनुसार जो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, इसके अनुसार जो राजस्थान की जो स्थिति रहने वाली है, मतलब भारत की, तो पहले भारत की देखेंगे वही राजस्थान की हो जाएगी। तो भारत की जो स्थिति रहने वाली है, तो वह रहने वाली है उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत। तो भारत कहाँ है, यहाँ पर है। और यह किस गोलार्ध के अंतर्गत आ रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। कौन, भारत। भारत क्या आता है, उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है भारत। ठीक है, 0 डिग्री से होकर के। एक होती है मकर रेखा, जो 23.5 मकर रेखा होती है, जो इधर होके ये किसके अंतर्गत हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 0 डिग्री से नीचे भूमध्य रेखा है, इससे नीचे होती है मकर रेखा, और इसके ऊपर जो होती है वो होती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है, तो यह गुजरती है कर्क रेखा किधर से होकर के, तो कर्क रेखा गुजरती है, यह गुजरती है कहाँ से, भारत में होकर के। ठीक है, वर्ल्ड के अंतर्गत जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री बोलते हैं इसको, तो यह कर्क रेखा किस कहाँ से होकर गुजरती है, भारत के अंतर्गत से होकर के गुजरती है। ये आपको बाद में डिटेल से पढ़ा देंगे कर्क रेखा को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23.5 डिग्री। कितना हो जाएगा, 23.5 डिग्री से होकर के गुजरती है कौन सी, कर्क रेखा। ठीक है, ये वाली रेखा येलो कलर की। इसके अलावा ये हो जाएगी मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, ये भी 23.5 डिग्री के लगभग है। तो जो अपन का जो ग्लोब के अंतर्गत भूमध्य रेखा से ऊपर की साइड में उत्तरी गोलार्ध की साइड में जाते हैं, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, ये राजस्थान के भारत के अंदर से होकर गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है भारत की स्थिति, क्या है, अक्षांशों की स्थिति के रूप में उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आती है भारत। ठीक है, इसके अलावा आपको देशांतरीय स्थिति के अंतर्गत देखेंगे, तो देशांतरीय स्थिति में हमने देखा था कि जो ये वाइट कलर की जो देशांतर बनाया गया है, ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री देशांतर। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री देशांतर दे रखा है, ये आपको दिख रहा होगा, बार बार पेन चला रहा हूं, तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री, क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर।
तो इसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो 0 डिग्री जो देशांतर रहने वाला है ये वाला पोर्शन, तो 0 डिग्री देशांतर है ये। तो इसके अंतर्गत जो दो भागों में डिवाइडेशन करता है यह है 0 डिग्री देशांतर। यह किस किस भाग के अंतर्गत करता है? तो दो भाग कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा इस यहाँ से लेकर के जो इधर वाला वो जो पोर्शन है पूरा, क्या हो जाएगा? इधर वाला जो पोर्शन है पूरा, इसको बोलते हैं कौन सा भाग? इसको बोला जाता है पश्चिमी गोलार्ध। तो पश्चिमी गोलार्ध बोला जाता है। ठीक है, तो आपको भोज पूछ नहीं करना, समझना है। तो यहाँ से जो यहाँ तक की रेखा है, ये जो भूमि है, इस रेखा से कहाँ से 0 डिग्री देशांतर से लेकर के यहाँ तक का जो दे रखा है, इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। और इसी के अंदर का जो यहाँ से जो 0 डिग्री देशांतर से लेकर यहाँ तक का जो दे रखा है, हमें इधर से अपन इधर को लेते हैं, तो इधर का ये दे रखा है ये पोर्शन यहाँ तक का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर से लेकर और इस देशांतर तक बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अक्षांश बांटती है तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत, और देशांतर बांटती है तो क्या बांटती है? पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत देशांतर बांटती है। ठीक है, इसके अलावा जो अपन देख लेते हैं अब मेन जो चीज है अपन के इंडिया की जो स्थिति है, तो यह किस अक्षांश और देशांतरों के बीच में आती है, किस दिशा के अंतर्गत? तो अपन का जो मैप है इसके अंतर्गत जो अभी हमने पढ़ा था, इसके अंतर्गत ये स्थिति है। ठीक है, इस प्रकार थोड़ा तीखा, ये हो जाएगा उत्तरी भाग, ये हो जाएगा दक्षिणी भाग, ये हो जाएगा पूर्वी भाग, और ये हो जाएगा क्या? पश्चिम भाग। ठीक है, इस प्रकार से ये है अपन का क्या है, यहाँ क्रॉस निशान बन रहा होगा इस जगह ग्लोब के अंदर का, देखो ये। ठीक है, तो ये अपन के भारत है वो इस दिशा में आ रहा है। किसके अंतर्गत आ रहा है? इस दिशा के अंतर्गत आ रहा है। ये होता है 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर आ जाएगा, और 0 डिग्री देशांतर से किधर की साइड आ जाएगा? पूर्वी साइड में आ जाएगा। तो यह उत्तर पूर्वी के अंतर्गत आती है। तो भारत की स्थिति ग्लोब के अंतर्गत किस दिशा के अंतर्गत आ जाएगी? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आ जाएगी। किसके अंतर्गत आ जाएगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत स्थिति आने वाली है। किसकी? भारत की। ठीक है, तो भारत की स्थिति किसके अंतर्गत आ जाएगी? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आ जाएगी। अभी इसको और देख लेते हैं, अभी और चर्चा कर लेते हैं कि जो ये गोलार्ध है क्या है। ये जो गोलार्ध है इसके अंतर्गत भाई हमने वहाँ पे क्या, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ये क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने पढ़ा था यहाँ से होकर के क्या गुजर रही थी, एक प्रकार से अक्षांश गुजर रहा था। तो 0 डिग्री अक्षांश गुजर रहा था, भूमध्य। ठीक है, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये स्थिति है, यहाँ से गुजर रहे थे देशांतर। क्या गुजर रहा था? देशांतर गुजर रहा था इस प्रकार से। तो ये था 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, इस प्रकार से अपन का इंडिया था इस गोलों के अनुसार। तो यह है किसके अंदर आ जाए? ये था उत्तरी भाग, ये नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ भाग, ये हो जाएगा ईस्ट पूर्वी भाग, और ये हो जाएगा पश्चिम भाग। ठीक है, तो पश्चिम भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भारत की जो स्थिति है, तो यह किस गोलार्ध के अंतर्गत आ जाएगा? तो ये आ जाएगा किसके अंतर्गत? उत्तरी, क्योंकि इस भूमध्य रेखा से ऊपर का भाग उत्तरी भाग कहलाता है। तो उत्तरी, उत्तरी के अंतर्गत आ रहा है, इसके साथ साथ में उत्तरी, और ये हो जाएगा पूर्वी भाग। क्या हो जाएगा? पूर्वी भाग। क्योंकि आपने इस देशांतर से देखोगे तो ये पूरब की साइड में पड़ रहा है। किसके अंदर आता है? पूरब की साइड। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध क्या हो जाएगा? गोलार्ध के अंतर्गत। तो ये है इसकी जो अक्षांशीय और देशांतीय स्थिति हो जाएगी भारत की, तो ये हो जाएगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत। इसी प्रकार से आपसे पूछ ले राजस्थान, तो भारत के अंतर्गत ही तो है राजस्थान। ठीक है, तो ये भारत के अंतर्गत ही राजस्थान है, हमने बनाया है, देख लीजिए आप। तो भारत के अंतर्गत जो राजस्थान है, तो ये राजस्थान भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आ जाएगा। इसको हम दोबारा लिख देते हैं। तो भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत, और राजस्थान भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो राजस्थान भी आ जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत। ठीक है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको स्थिति दिखा चुके हैं किसके अंदर का आ चुका है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि इंडिया जो भारत है, तो भारत के अंतर्गत, वर्ल्ड के अंतर्गत तो हो गई, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आ जाएगा, भारत भी आ जाएगा, और इसी को क्या है? राजस्थान भी। आपसे पूछ ले राजस्थान के अनुसार, जो राजस्थान के अनुसार है, तो राजस्थान का मैप है, नहीं इंडिया के अनुसार, इंडिया का जो मैप है ये इस प्रकार से रहने वाला है, जो भी है। ठीक है, यह क्या रहने वाला है? इंडिया का मैप है, इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, ये माना कि इंडिया का मैप है, तो इंडिया के मैप के अंतर्गत जो राजस्थान की स्थिति देखोगे आप, तो राजस्थान की स्थिति देखोगे इंडिया के मैप के अंतर्गत, तो राजस्थान पड़ता है किस जगह पर? इस जगह पर पड़ता है राजस्थान। यह राजस्थान है, और राजस्थान क्या है? ये उत्तरी दिशा हो गई, ये हो गई दक्षिणी दिशा, ये हो गई पूर्वी दिशा, ये हो गई पश्चिमी दिशा। तो राजस्थान के यहाँ से अपन निकाल के देखें तो ये हो जाएगा किसकी दिशा के अंतर्गत आ जाएगा? पूरी पश्चिमी दिशा के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि इस रेखा से किधर है? इधर की साइड में, तो पश्चिमी दिशा हो जाएगी। अपन को ये देखें, इस दिशा के अकॉर्डिंग देखें तो इससे दिशा से ऊपर है, तो ये हो जाएगा उत्तरी साइड में। तो राजस्थान भारत के अनुसार, तो भारत के अंतर्गत किसके? भारत के अनुसार राजस्थान की जो स्थिति है, भारत के अनुसार
राजस्थान की स्थिति, तो भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति है वह कैसी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी उत्तरी पश्चिमी। कैसी हो जाएगी? उत्तरी पश्चिमी। तो भारत के अनुसार राजस्थान की जो स्थिति हो जाएगी वो हो जाएगी उत्तरी पश्चिमी। और वर्ल्ड और विश्व के अनुसार जो राजस्थान की स्थिति आपसे पूछ ले तो अक्षांश व देशांतरों के अनुसार, वह देशांतर, इसके लिए हमने इन चीज़ों, इन 2 पॉइंटों के लिए ही हम तब से पढ़ रहे थे इन ग्लोबों को, ठीक है। तो अक्षांश व देशांतरों के अनुसार राजस्थान की स्थिति, तो राजस्थान की स्थिति हो जाएगी अक्षांश व देशांतरों के अनुसार। तो ये कैसी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कैसी, उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आती है। और इसके साथ साथ में किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, तो किसके अंतर्गत आता है, गोलार्ध। एक सेकंड रुको। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आता है, क्या आता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत, तो ये राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान की स्थिति हो जाएगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको ये दोनों याद रखने कि भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति तो उत्तरी पश्चिम भाग में, और राजस्थान की अक्षांशीय देशांतरों के अनुसार स्थिति तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। तो आज हमने राजस्थान की जो स्थिति है इसको देखने के लिए पहले हमने इसकी जो महाद्वीप है, महासागर है, वो किस प्रकार से बने से उनके बारे में चर्चा की है। किसके दक्षिणी भाग के अंतर्गत आता है, कौन सा, जो पेंजिया है, पेंजिया के अंतर्गत जो दक्षिणी भाग है गोंडवाना लैंड, उसके अंतर्गत आती है राजस्थान। और राजस्थान के अलावा एक पेंथलासा महासागर, इनके बारे में चर्चा की है। ये जो राजस्थान के अंतर्गत मरुस्थल है, खारे पानी की झीलें, तैतीस सागर की अवशेष है, भूषण नदी को पर्वतों का पालना कहा जाता है। गोंडवाना लैंड की सेव क्या हुई है, अरावली की हुई है उत्पत्ति और पूर्वी पठारों की, और तैतीस सागर से मरुस्थल और पूरी मैदानों की हुई है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय का पठारों का हिस्सा होते हैं अरावली और हाड़ौती, और मरुस्थल और पूरी मैदान होते हैं उत्तर विशाल मैदान का, ये चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा अक्षांशों के अनुसार राजस्थान की स्थिति और देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अपन जो क्या कहते हैं, जो होता है क्या बोलते हैं उसको, कि अपन देशांतरी स्थिति के अनुसार जो 0 डिग्री देशांतर होता है, तो अपन 0 डिग्री देशांतर उसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। राजस्थान की अक्षांश और देशांतरों के अनुसार स्थिति है जो उत्तरी पूर्वी हो जाएगी, और भारत के अनुसार हो जाएगी उत्तरी पश्चिमी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। इस भूगोल की जो नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है उसके अंतर्गत हम राजस्थान को शुरू करेंगे, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम ये चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान क्या है, राजस्थान जो शब्द है ये कहाँ से आया था, कौन सा गोसिंडा शिलालेख है, कौन सा शिलालेख है, राजस्थान नाम कैसे पड़ा था। इसके अंतर्गत जो पहले युद्ध प्रदेश कहे जाते थे, सही, छतरपुर, नागौर, थली, मत्स्य, ढूंढाड़, मेवाड़, गुजरात्रा, बांगड़ प्रदेश, मेवाड़ प्रदेश, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ से देखने वाले हैं कि जो राजस्थान शब्द है वो किन किन पुस्तकों में मिलता है। राजपूताना कर्नल जेम्स टॉड से रिलेटेड, द इनक्विटी ऑफ राजस्थान, और संवैधानिक दर्जा कैसे मिला था। इसके अलावा हम चर्चा करने वाले हैं 50 जिलों पर। क्या करने वाले हैं, 50 जिले हैं वो किस प्रकार से बने थे, और 50 जिले किस किस प्रकार से बने थे, कौन सी समिति थी, कौन कौन से अभी संभाग बने हैं, 3 संभाग नए और बने थे, 7 पहले थे, तो 10 संभाग कैसे कैसे, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, जिन बच्चों ने पुराने वीडियो नहीं देखे उनको जरूर जाके देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप जैसे भाइयों की क्या है मदद हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।